अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो फाइनली फेड का इवेंट जिसका हम वेट कर रहे थे वो डन हुआ। फेड ने एज एक्सपेक्टेड रेट्स को अनचेंज रखा, लेकिन फेड हमें अपनी स्टेटमेंट और प्रोजेक्शंस में हाकिश नज़र आया। यानी ओवरऑल फेड ने जो है वो एक हाकिश पास आप कह सकते हैं कि डिलीवर किया। डॉट प्लॉट में रेट्स को हायर साइड पर रिवाइज किया गया। फेड ऑफिशियल इस साल यानी 2023 में रेट्स को 5.6 एंड 5.75 के आसपास और नेक्स्ट ईयर 2024 में 5.1% पर रेट को रिवाइज किया, जबकि लास्ट डॉट प्लॉट में ये 4.6% था 2024 वाला। यानी फेड ऑफिशियल ने 50 बीपीएस आप कह सकते हैं कि अपसाइड पर रिवाइज किया। इसके साथ 12 फेड ऑफिशियल इस साल एक और रेट हाइक के फेवर में हमें नजर आए, जबकि 7 ने होल्ड को ही प्रेफर किया। इसके साथ फेड चेयरमैन की अगर हम बात करें तो उनका जो मेन फोकस है वो हमें इन्फ्लेशन पर ही नज़र आया। फेड चेयरमैन ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी वेल अबव है उनके 2% टारगेट से, और इन्फ्लेशन को 2% लाने के लिए वो तमाम अवेलेबल टूल इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेन टूल आपको पता ही है कि इंटरेस्ट रेट ही होता है। वेल अबव क्यों है, अगर आप देखें तो जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है वो 4.2% आया था लास्ट टाइम। तो इट्स मीन कभी भी जो फेड के टारगेट से वो इन्फ्लेशन जो है वो डबल है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी भी वेल अबव है। तो आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन नंबर्स का डाटा ही ऐसा डाटा है जो फेड को रेट इंक्रीज या होल्ड करने पर, पास करने पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से मजबूर कर सकता है। इसके साथ अब आपने एक और चीज़ नोट की होगा इस वीक, कि इस वीक फेड के साथ कुछ और मेजर सेंट्रल बैंक्स की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी। बैंक ऑफ जापान तो आपको पता ही है कि वो अनचेंज ही रखना था, लेकिन इसके साथ स्विस और बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो रिगार्डिंग फोरकास्ट थी वो ये थी कि वो 25 बीपीएस रेट हाइक करेंगी। लेकिन दोनों बैंक्स ने आप कह लें कि सरप्राइज देते हुए रेट हाइक नहीं किया, बल्कि होल्ड को प्रेफर किया, जबकि दोनों के पास रूम भी था। तो इट्स मीन कि इन्फ्लेशन के साथ साथ अब जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं वो इकॉनमी की तरफ भी टिल्ट कर रहे हैं। इसलिए अब वही अगर हम रिसेंट बात करें या करंटली बात करें तो फेड ये तो कह रहा है कि वो मज़ीद ज़रूरत पड़ने पर रेट्स को बढ़ाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में फेड भी हो सकता है कि वो इन्फ्लेशन से थोड़ा सा रिट्रीट होते हुए इकानमी की तरफ टिल्ट करे। अगर जो क्रूड ऑयल जनाब हैं उन्होंने ऐसा करने दिया तो अगर आप देखें तो फेड चेयरमैन ने भी इस दफ़ा इंक्रीज होती एनर्जी प्राइसेस पर कंसर्न जाहिर किया है, जबकि आपको पता है कि हम ऑलरेडी इस चीज़ को नज़र में रखे हुए थे और इस पर अपना कंसर्न भी जाहिर कर चुके थे। अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं टाइम से तो प्रीवियस 2 वीक तो हम फोरकास्ट कर ही नहीं सके वीकली। तो कहाँ पर थे जी हम? हाँ जी, ऑयल प्राइसेस पर थे। तो इसी तरह अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती रहीं तो फिर ये पॉसिबल है और हो भी सकता है कि फेड एक और रेट हाइक कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कुछ कंसोलिडेट कर जाती हैं या रिट्रीट हो जाती हैं ऑयल की प्राइसेस, तो ये एक्सपेक्टेड है कि फेड फिर होल्ड की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो मजीद रेट बढ़ाए। लेकिन इस दौरान जो फेड की हॉकिश टून है वो आप कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस पर चेक रख सकती हैं। अगर आप देखें रिसेंट डेज में तो गोल्ड ने डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स के अगेंस्ट अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। जितना गोल्ड को डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट टूटना चाहिए था, उतना गोल्ड टूटा नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब तक गोल्ड 1885-90 के अबव अबव रहता है तो गोल्ड में हमें स्ट्रेंथ नज़र आती रहेगी।
इसके बिलो फिर हम कह सकते हैं कि फिर हमें फ्रेश वीकनेस नज़र आएगी, यानी गोल्ड थोड़ा सा हमें वीक होता नज़र आएगा। इवन फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड 1860 और 1810 की तरफ फिर जा सकता है। ओवरऑल ये वीक तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा और प्रॉफिटेबल रहा। हमने तकरीबन गोल्ड से आप कह सकते हैं कि 150 से 200 पिप्स के आस पास निकाल ही लिए हैं। ट्यूसडे और थर्सडे हम बाय में रहे। कल फ्राइडे को हम सेल में थे 1928 से, बट मूवमेंट ना होने और वीकर होने की वजह से 19 24 25 पर हम 30 40 पिप लेकर निकल गए थे। तो अगर आप भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक की बात करते हैं जी। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। एक बहुत मेजर डाटा भी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। मंडे को हम देखें तो जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है, ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है। थर्सडे की बात करें जी तो थर्सडे को यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, न्यू होम सेल्स हैं, रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। तो ये जो नंबर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, मार्केट पर इम्पैक्ट डालेंगे। वेडनेसडे को ड्यूरेबल और कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर हैं यूएस के। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो। थर्सडे को जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं। उसके बाद यूएस के जीडीपी नंबर्स हैं। जॉबलेस क्लेम है एज यूजुअल, इस दफ़ा भी काफ़ी अच्छे आए थे। और उसके साथ एफओएमसी मेंबरान यानी फेड ऑफिशियल की स्पीचेज हैं और एक पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स भी हैं। और फेड चेयरमैन पावल की स्पीच भी है, और आई थिंक यहाँ पर स्पीच के साथ साथ ये क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, ये अब हमारे टाइम के लिहाज से तो रात 1 AM के पास शो कर रहा है, तो इसका ख्याल रखिएगा। उनके जो कमेंट्स हैं आपको पता है कि मार्केट को वोलेटाइल करते हैं। उसके बाद है जी फ्राइडे को मोर और लेस जो सबसे मेन जो हमारा नंबर रहेगा, उससे पहले ईसीबी की प्रेसिडेंट की स्पीच भी है, सीपीआई नंबर्स भी हैं यूरो के। लेकिन हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा ये क्या है जी, ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स 0.2% थे प्रीवियस, और इस दफ़ा भी 0.2% की फोरकास्ट की जा रही है। याद रखिएगा ये वो नंबर्स हैं जिसे हम फेड की इन्फ्लेशन गेज कहते हैं, और इन्हीं नंबर्स को देखकर फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन करता है। सीपीआई नंबर्स को भी होते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन जो है वो फेड इन नंबर्स को देखता है। ये मंथली बेसिस पर है। ईयरली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस 4.2% थे और इस दफ़ा भी फोरकास्ट 4.2% है। तो इस दफ़ा की फोरकास्ट जो है वो अनचेंज है, तो इस पर आपने नज़र रखना है। ये अगर बढ़े तो फिर गोल्ड में हमें मज़ीद वीकनेस नज़र आ सकती है, और अगर ये रीट हुए तो फिर गोल्ड में हमें मज़ीद अच्छी रिकवरी भी नज़र आ सकती है। इसके साथ शिकागो पीएमआई है, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं, और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच। तो ये हैं जी नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा और नंबर्स जिनको आपने देखना है। अब हम चलते हैं चार्ट की जानिब। एज यूजुअल सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम गोल्ड की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा व्यू था जी। ऑलमोस्ट हम जो कर रहे हैं फोरकास्ट वो 20 डेज के आस बात कर रहे हैं। तो हमारा व्यू अप साइड का ही था। हमने ये कहा था कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, रीटेस्ट होगा और ये अप साइड को कंटिन्यू करेगा, और इस दफ़ा ये इसको ब्रेक करके इस जोन को टेस्ट करेगा। तो सेम हुआ जी, ऐसा ही DXY ने इसको ब्रेक किया और अपने इस क्रिटिकल जोन में आ चुका है। अब यहाँ पर देखें ना, ये प्रीवियस भी आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर स्ट्रेच कर देंगे, ये देखें ये बड़ा क्रिटिकल जोन में खड़ा है डॉलर इस वक्त। ठीक है, यहाँ से अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ जी, ठहरें एक दो मैं सेटिंग कर लूँ, ये और ये। ठीक है, इसको अब हम ले आएंगे यहाँ पर। एक मिनट जी, एक मिनट, ये यहाँ तक भी आप लेकर आ सकते हैं। ये अब इसे थोड़ा सा रिट्रीट होना चाहिए। ठीक है जी, और रिट्रीट कहाँ तक होना चाहिए, यही फर्स्ट जोन इसका ये वाला रहेगा। ये है जी 105 के आसपास, और नेक्स्ट है 104.50 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक इसे रिट्रीट होकर दोबारा से यानी ये फिर
अगर यहाँ से उठता है इस लेवल से, तो फिर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, यानी जब तक 104.50 के नीचे ये नहीं जाता तो इसमें फ्रेश वीकनेस हमें नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये अपने अपसाइड को फिर कंटिन्यू रख सकता है। याद रहे, अगर इसने ये एरिया ब्रेक कर दिया जहाँ पर ये खड़ा है, आप देख रहे हैं चार्ट पर, ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, तो फिर आप ये जो लेवल हैं 106, 90, 107, 70, 80, इनको भी शायद ये ब्रेक करके फिर इसकी ब्रेक यहाँ पर जाकर लगे 109, 40 के आसपास। ठीक है जी, तो इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल एरिया पर खड़ा है, तो यहीं से ये रिट्रेट होता है। अब इसको आप नज़र में रखना है। ठीक है, इसके साथ वाइस वर्सा अगर आप यूरो और पाउंड में ट्रेड करते हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये इस पर हम व्यू हमारा इस पर पॉजिटिव है, जब तक ये 104.50 के नीचे डेली क्लोज नहीं देता। इसके नीचे क्लोज देगा तो ये फिर दोबारा से 103 के आसपास तक जा सकता है। ये है जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, जो कि 16 ईयर्स के हाई पर हैं, यानी सिंस 2007। इन्होंने थर्सडे को एफओएमसी के बाद 4.5% के हाई जो है वो अपडेट किए हैं, थोड़ा सा अबव भी हैं, और ये हमने चैनल भी बनाया हुआ था, इसमें हमारा व्यू भी अपसाइड पर था। तो अब ये इसका रेजिस्टेंस जो एरिया है वो है 450 से 460 का एरिया। ठीक है, यहाँ से इन्हें रिट्रीट होना चाहिए, और तकरीबन जो एरिया सपोर्ट एरिया क्या रहेंगे, वो रहेंगे 430, 20 का जो जोन है, और फाइनली फिर 410 के आसपास का जोन है। ठीक है, तो जब तक ये 410 से ऊपर ऊपर है तो इन पर हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। इसको ये ब्रेक करती हैं तो दोबारा से ये फिर 390 और 375 तक आ सकती हैं, तो इसके नीचे ये वीक जोन में फिर इंटर होंगी, लेकिन फिलहाल ये अपसाइड पर हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इतना अपसाइड पर होने के बावजूद भी गोल्ड हमें को खास टूटता नज़र नहीं आया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ठीक है जी, ये है जी गोल्ड का चार्ट। थोड़ा सा मैं इसको वाइडर कर दूं ताकि आपको इजीली समझ आए। इसको ज़रा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, गौर से सुनिएगा तमाम चीज़ों को। 1, 2, 3, 4, 5 मंडे को ये ओपन हुआ जी 1924 से, उसके बाद 1947, 48 का हाई बनाया। एफओएमसी के बाद सेलिंग आई इसमें, और 1914 के लो बनाने के बाद क्लोजिंग दी है इसने 1925 पर। तो इट्स मीन कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि मोर और लेस $1.5 के गेन के साथ अनचेंज वीकली बेसिस पर क्लोज हुआ है। अब गोल्ड के लिए जो फर्स्ट हर्डल है वो ये वाला एरिया है, 1931 से 33-34 का जो एरिया है, ये इसके लिए फर्स्ट हर्डल है। अगर ये इसको ब्रेक करके इसके ऊपर डेली क्लोज देता है तो फिर दोबारा से ये 1945-50 और इवन 1962-65 का जो जोन है फिर उसको टेस्ट कर सकता है। अगर इस दफ़ा इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 1945-50 और इवन इस जोन को, ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है, इस जोन को भी ये टेस्ट करेगा। बट याद रहे कि यहाँ पर बाय नहीं है, यहाँ पर ना बाय कर लीजिएगा, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता आपने बाय से अवॉइड करना है। अलबत्ता आप इस जोन में सेल कर सकते हैं विद एस एल अकॉर्डिंग टू योर मनी मैनेजमेंट, पर यहाँ पर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम यानी H1 में भी अगर आपको कुछ मिलता है तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और चीज़ आप देखें यहाँ पर कि ये एरिया क्यों है क्रिटिकल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब हम देखें, यहाँ से शुरू करें, आप 2050 ले लें। ठीक है, ये हाई बना, फिर हाई आप देखते आइएगा। ठीक है, ये हाई बने, फिर ये हाई बना जी, जो भी हाई आप ले लें। ठीक है, ये हाई बन गया। ठीक है जी, ये तो इसने कोई भी अपना हाई जो है वो ब्रेक नहीं किया, उसको अपडेट नहीं किया। ठीक है, तो इस दफ़ा इसको ब्रेक करने का मतलब ये होगा कि फिर ये अपने इस हाई को भी ब्रेक करेगा, और इवन जो आपकी वो ट्रेंड लाइन आ रही है उसको भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो फिर ये एक अच्छा ब्रेकआउट तस्वुर किया जाएगा, जो आपको कम अज़ कम भी 200 से 300 पिप के आसपास की ट्रेड देगा। लेकिन 100% इसको कन्फर्म आपने नहीं समझना, यानी कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ फिर आपको नज़र आएगी। ठीक है, वाइस वर्सा हमने अभी बात की कि अगर आपको H1 पर भी कोई यहाँ पर एविडेंस मिलता है
तो आप सेल कर सकते हैं, और दोबारा से रीसेंट लो यानी 1914 और ये वाला जो जोन है इसका 1907 से 10 का, इसको टारगेट कर सकते हैं। 1907-10 एक अच्छा स्पोर्ट एरिया है, आगे चलकर भी मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रेक हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से 1900 और 1885-90 ये वाले जो जोन है वो फिर टेस्ट कर सकते हैं। ये जो वीक लगी हुई है 1901 की आस पास की, और फिर ये जोन हमारे पास रहेगा, फिर यहाँ तक गोल्ड जो है वो फॉल कर सकता है। अब यहाँ पर आप देखें तो एक जो है वो कंप्रेशन बनता जा रहा है। कैसे? यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं कि हाई, इसी तरह आप देखें ये लो लगा इसका, ये लो लगा इसका, ठीक है। तो अब ये कंडीशन इस तरह होती जा रही है। ये मैं कर रहा हूँ ना, ये चीज़ ये बना रही थी, यानी वाइडर था और आगे से ये कंप्रेस होता जा रहा है, ठीक है। तो इस कंप्रेशन के दौरान ये वाले जो एरिया हैं यानी 1931-34 और 1907-8 का जो जोन है ये मेन रहेंगे, ठीक है। इनके ब्रेकआउट पर दोनों साइड पर, जिस साइड पर ब्रेकआउट हुआ उस पर फिर आपको 200 से 300 पिप आसानी से आप फिर पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल और आसान वे से मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये गलत बात है, जाते जाते लाइक करते जाइएगा, और वीकली जो लेवल है उनको नोट करते जाइएगा। वीकली लेवल क्या है वो मैं आपको लिखकर बता देता हूँ जी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर भी किया करें। आपके शेयर और लाइक करने से कुछ नहीं होता, लेकिन चैनल को जो है वो सपोर्ट मिल जाता है, यकीन मानिए खुशी होती है काम करने की भी। तो आज का वीकली जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 1962 का, सपोर्ट रहेगा हमारा 1885 का, ट्रेंड रहेगा हमारा फ्लैट, ठीक है जी। ओके जी, फिर मंडे को मिलेंगे, बहुत शुक्रिया।